नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में फिलहाल सिक्किमीज पहचान का मुद्दा गरमाया हुआ है। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मूल निवासियों से जुड़े फैसले के दौरान वहां के नेपाली सिक्किमी समुदाय को बाहरी या अप्रवासी करार देते हुए टिप्पणी की थी। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। बाद में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस मुद्दे को केंद्र के साथ उठाया। साथ ही सभी विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर आपत्ति जताई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को उस टिप्पणी को वापस ले लिया। राज्य में ये मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच 26 मार्च को लोकसभा ने संशोधित वित्तीय विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। इसमें सिक्किम के लोगों के लिए आयकर छूट से संबंधित एक और प्रावधान जोड़ा गया है। ये प्रावधान सेक्शन 26 AAA में है। इस प्रावधान के तहत सदियों से वहां रह रहे सभी समुदाय के लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन इसी मुद्दे पर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। इसके विरोध में गठित जॉइंट एक्शन काउंसिल ने 8 अप्रैल को सार्वजनिक रैली का आह्वान किया है। वहीं 10 अप्रैल को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाई गई है। सिक्किमीज की परिभाषा को लेकर राज्य में तनाव है। इसे देखते हुए सत्ताधारी SKM ने कल एक महत्वपूर्ण जरूरी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले से भी परामर्श मांगा गया है। आखिर में सिक्किमीज की परिभाषा को लेकर इतना विवाद क्यों है? सिक्किम की ज्यादातर पार्टियां ओल्ड सेटलर्स की मांग को क्यों नकार रही हैं? मुद्दा में इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉइंट एक्शन काउंसिल के महासचिव केशव सापकोटा, सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के रूपेन कार्की, भूटिया लेप्चा अपेक्स समिति के कन्वेनर शीतेन तासी भूटिया और सिक्किम से हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी से और जानेंगे कि इस विषय ने आखिर इतना तूल क्यों पकड़ लिया है। आप फिलहाल जो मांग हो रही है विभिन्न दलों द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा, आखिर उनकी मांग किस मुद्दे को लेकर है, वो क्या चाहते हैं? प्रकाश। जी हाँ रविंद्र, जो सिक्किम के जो ओल्ड सेटलर्स है, ओल्ड सेटलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया था, वो केस का 13 जनवरी को जो वर्डिक्ट आया, 13 जनवरी के वर्डिक्ट में सिक्किमीज नेपाली को जो अप्रवासी बोला गया, वो अप्रवासी को लेकर यहाँ पर आपत्ति हुआ और 8 फरवरी को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो नेपाली को अप्रवासी बोला था वो विड्रॉ किया। उसके बाद जो आयकर से छूट मिलना है जो ओल्ड सेटलर्स को, उसको लेकर सिक्किम जो लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक विधेयक लाई, संशोधन विधेयक, और उसमें जो 1975 जो सिक्किम मर्ज के पहले जो लोग सिक्किम में रह रहे हैं उनके आफंत परिवारजनों को भी वहां से जोड़ दिया गया। तो जो सिक्किमीज का जो परिभाषा है 371F के आधार पर जो सिक्किमीज भूटिया, सिक्किमीज लेप्चा और सिक्किमीज नेपाली को लेकर जो सिक्किमीज की परिभाषा है वो परिभाषा अभी विस्तार हो गया है, एक्सपांशन हो गया है। इसको लेकर सिक्किमीज लोगों में आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी सभी सिक्किमीज का यही कहना था कि सिक्किमीज की परिभाषा को एक्सपांशन नहीं किया जाए, मगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो विधेयक लाया उसमें सिक्किमीज का जो परिभाषा है उसको एक्सपांशन किया गया है। इसको लेकर सिक्किमीज लोगों में रोष है और 8 अप्रैल को जॉइंट एक्शन काउंसिल ने एक रैली का भी आयोजन किया है सिंगताम में, और इसी को लेकर 10 अप्रैल को सिक्किम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। और अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियां हो या सिक्किम के सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जो सिक्किमीज का जो परिभाषा को एक्सपांशन किया गया है इसको लेकर विरोध में है और सिक्किम फिर एक बार आंदोलन की ओर चला गया है। और सिक्किमीज लोगों का यही कहना है कि सिक्किम एक देश था, एक छोगल शासन में रहा हुआ एक देश था। सिक्किमीज लोगों ने रेफरेंडम के माध्यम से सिक्किम एक देश को एक राज्य में परिणत किया था, देश के हित में, भारत के हित में। तो अभी जाके जो सिक्किमीज का परिभाषा जिन लोगों ने एक देश को एक राज्य में परिणत किया, उन लोगों का ही जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में चला गया है। इसको लेकर सिक्किमीज लोगों में गुस्सा है और इसी गुस्सा का नतीजा ये आंदोलन है। रविंद्र जी। प्रकाश, अब एक बात जो मुख्यमंत्री PS गोले हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि जो ओल्ड सेटलर्स हैं या जो
1975 से पहले बसे हुए लोग हैं उन्हें भी एक ही समान अधिकार दिया जाएगा। अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए उन्होंने ऐसा कई बार कहा है, लेकिन हमने देखा है कि जो 13 जनवरी के फैसले के बाद जिस तरह से विरोध हुआ वो भी सामने आए। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाया, और उसके बाद हमें ये जानकारी मिल रही है कि 4 अप्रैल यानी कल एक ज़रूरी बैठक होगी, और ये बहुत ही ज़रूरी बैठक इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें सभी मंत्रियों को रहने को कहा गया है, एमएलए को रहने को कहा गया है, जिला के पदाधिकारियों को रहने को कहा गया है, पार्टी कार्यकर्ताओं को रहने को कहा गया है। क्या आपको लगता है कि एक तरह से दबाव है सिक्किम सरकार पर, एसकेएम सरकार पर? जी हाँ, पहले जो ऑल सेटलर्स को इनकम टैक्स से छूट मिलना चाहिए, इस इशू पर चाहे रूलिंग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो या अपोजिशन एसडीएफ हो, सभी लोगों का यही कहना था। मगर जिस तरह से उन लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला और उसके बाद जो इस वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट को लेकर सभी लोगों में असंतुष्टि है। मगर राज्य सरकार भी खुल के इस बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का भी कुछ बाध्यता होगा, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं है ये बात। अभी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के बाहर है। जो हम लोग को सूचना मिली है कि वो मुख्यमंत्री कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। मगर मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक कल एसकेएम पार्टी एक मीटिंग करने जा रहा है। वो मीटिंग में क्या फैसला होगा वो बताने अभी हम बता नहीं सकेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रवक्ता जैकब खालिंग ने आज एक पार्टी का सर्कुलर जारी करके कल सभी मंत्री को, सभी विधायक और जिन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था सभी कैंसिल करके उस मीटिंग में रहने को कहा है। मगर जो हम लोगों को सूचना मिल रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति होने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री अभी नई दिल्ली में है, वो गुजरात में थे, गुजरात से नई दिल्ली आए हैं और कल वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। मगर कल का मीटिंग में वो शायद वर्चुअली भी एड्रेस कर सकते हैं, मगर सभी पार्टी पदाधिकारी को इस मीटिंग में रहने को कहा गया है। इससे पता चलता है कि सरकार पर कहीं न कहीं दबाव है और 10 अप्रैल को जो बैठक विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, इसी दबाव का नतीजा है। रविंद्र जी बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ेंगे और अन्य अतिथि जो आज हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास चलेंगे। आप ये दुर्भाग्य की बात है कि आज सरकार की तरफ से, एसकेएम की तरफ से हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमने कोशिश की लेकिन वो आने से कतराते रहे हैं। फिर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जॉइंट एक्शन काउंसिल के केशव सापकोटा हैं। केशव सापकोटा, आपका स्वागत है। जिस मुद्दे को लेकर इतना रार देखने को मिल रहा है सिक्किम में, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको लगता है कि इसमें सभी पार्टियां एकजुट नहीं हैं? आप किस तरह से इस मांग को आगे ले जा रहे हैं? और 8 अप्रैल को जो प्रस्तावित आपकी रैली है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। रविंद्र जी नमस्कार। और आपने जैसे मुझे पूछा कि आपका क्या राय है, देखिए शहर सिक्किम में जो भी सिक्किम के बासिंदा है उनका तो एक ही राय है, जो हमारे साथ धोखा हुआ है और जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। क्योंकि जो अगर समाज में एक जैसे भी हम लोग देखते हैं कि प्रजातंत्र में हर कोई संसद में जाकर नहीं बोल सकता, इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन या एक पार्टी को एक नुमाइंदा चुन के हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाता है। अगर वो रिप्रेजेंटेशन आपका ढंग से आपकी बात अगर संसद में नहीं रखा है तो समाज में क्या होता है, एक भड़ास लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ कोई अगर ढंग से काम नहीं हो रहा है और समाज में आपके पास आपका बात अगर कोई भी ऊपर लेके जाके आपका रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर रहा है तो एक आंदोलन का माहौल सृजना हो जाता है। और उसी आंदोलन का एक प्रोडक्ट है जैक। ठीक है, तो जैक का गठन हुआ था जब यूएसएस के जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसमें जो ऑब्जर्वेशन में आया था इमिग्रेशन पार्ट, उस टाइम पे विरोध प्रदर्शन के लिए जैक का गठन किया गया था। जैक ने हमेशा ही बोला है, जैक ने पहले दिन से बोला है कि सिर्फ जो इमिग्रेशन पार्ट है वो काफी नहीं है स्टक डाउन करना। सिक्किम का जो एक पूरा सिक्किम टर्म स्ट्राइक में है। हमने पहले दिन से बोला है कि सिक्किम टर्म स्ट्राइक में है और उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डिफाइन कौन करेगा? आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा, आपका जो नुमाइंदे है, जो आपके मंत्री, जो आपने विधानसभा में चुन के भेजे हुए आपके लीडर्स है, दे शुड एटलीस्ट एड्रेस
your demand in legislative assembly, but they failed, जी, due to which we are facing such a problem. रुपेन कार्की जी, आपने सुना केशव सापकोटा को। रुपेन कार्की वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऐसा लगता है और इसीलिए ये आंदोलन जरूरी है। आपकी क्या राय है? थैंक नॉर्थ ईस्ट फाइटिंग अस। एक तो क्या जो मार्च में लोकसभा पास तब सिर्फ 12 मिनट में और इसमें नहीं हुआ था। और दुख का क्या है तो हमारा जो हमारा राज्य के एमपी कुछ भी उधर रख भी नहीं पाए। हमारा सिक्किम का जो डेफिनेशन था, सिक्किम डेफिनेशन था, वो चेंज वो बिल में हमारा जो एक ही एमपी था वो भी नहीं बोल पाया। तो जो केशव जी हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो पीपल यहाँ से वोट कर को बिठाया, तो एमपी का जो एक्टिविस्ट बताता है कि दे आर नॉट सिक्किम। और सिक्किम गवर्नमेंट देखा जाए तो क्या अड़ान था कि एक अड़ान हो गया था कि डेफिनेशन को इनकम टैक्स भी छूट, तो एक हिसाब से जो इनकम टैक्स के वो मामले में डेफिनेशन ही चला गया। तो जो केशव जी ने बोला तरफ से हमारा स्टेट, हमारा जो तरफ से और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एमपी लोकसभा में होता है, इनका तो नीचे जी जो लोकसभा में राज्यसभा में बांटे। रुपेन, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आवाज़ साफ नहीं है। हम थोड़ी बहुत जरूर सुन पा रहे हैं लेकिन साफ तौर पर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम उसको ठीक कर लेते हैं, ऑडियो ठीक करते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे इसी मुद्दे पर। मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम में आखिर क्यों इतना बवाल हुआ है, वहाँ ओल्ड सेटलर्स को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, और सरकार पर क्यों इतना दबाव है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं सिक्किम से और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा इस पड़ाव पर क्यों पहुँचा और सिक्किम में धीरे धीरे ये तनाव की स्थिति क्यों हो रही है। हमारे साथ लेप्चा भूटिया जो कमेटी है उनके कन्वेनर हैं, एपेक्स कमेटी जो है उनके कन्वेनर छितेन तासी जी हैं। छितेन तासी जी, आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और आप काफ़ी अनुभवी हैं इस मामले में, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपने सिक्किम को देखा है, वहाँ जो कुछ घट रहा है आपने वो सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी है। सिक्किम में क्या ऐसा माहौल पहले था जो आज आप देख रहे हैं, और कैसा अनुभव करते हैं कि ये तनावपूर्ण जो स्थिति है, क्या आने वाले दिनों में इसकी क्या रूपरेखा आपके सामने नजर आता है? नमस्कार एनईटीवी और सभी दर्शकों को। मैं क्या कहना चाहता हूं, विशेष करके जब से ये फिनांस बिल पास हुए हैं तब से सिक्किम में उथल पुथल मचे हुए हैं। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहा है, हमें ना इंसाफ हुआ है। और ये किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने किया है, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 371F का प्रोविजन को अनदेखा किया हुआ है। देखिए, आपको पता है आसाम में रहने वाले को आसामीज बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी बोलता है, और बंगाल के लोगों को बंगाली बोलता है। तो सिक्किम को रहने वाले को क्या बोलता है? सिक्किमीज बोलता है। अगर ये सिक्किमी शब्द ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज किया है तो अभी हम लोग कौन है? क्या हम लोग एलियंस है? हम लोग दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग हैं? तो ये सिक्किमी शब्द जब इन्होंने एक्सपंज किया तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना था, पार्लियामेंट को भी सोचना था, क्योंकि यही सिक्किमीज लोग ले जिसने 16
अप्रैल 1975 साल में रेफरेंडम दे करके भारत का 22वां अंग बने हम लोग। इसका मतलब क्या है? अगर सिक्किमी शब्द हटाया है तो आप दूसरे एंगल से देखने से वो जो 36 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, 3600 संशोधन लिया था संविधान में, भारत के संविधान में, सिक्किम को 22वां स्टेट बनाने के लिए, अगर सिक्किमी शब्द ही हटाने से क्या ये नल एंड वॉइड नहीं होगा? ये बड़ा एक चिंतन करने का बात है। ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। अंधाधुंध में ऐसे बिल नहीं पास करना था। ये सब हो रहा है जी। और हम चाहते अभी भी, अगर चाहे केंद्र सरकार चाहे तो इसको करेक्शन हो सकता है, क्योंकि गलती हुआ है, गलती को मानना चाहिए ये लोग। नहीं तो सिक्किम एक बॉर्डर स्टेट है, आपको पता है, चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है। थोड़ा नीचे जाने से बांग्लादेश वहीं पर है, पश्चिम की तरफ नेपाल है, पूर्व की तरफ भूटान है, तिब्बत है, चाइना है, और सिक्किम एक बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट है। इसको आपको पता है, चिकन लेक थोड़ा सा नीचे है हमारा बॉर्डर से, तो इतना सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट के लोगों को कैसे अन्याय कर रहा है? तो ये है मुद्दा। हम बहुत दुख है, हमारे दिल में चोट लगे हुए, इसको जल्द से जल्द करेक्शन करना चाहिए। जी शीतन साहब, Thank you. कुछ संवेदनशील सवाल भी हैं जिनका उत्तर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति ही दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो फैसला सुनाया था उसमें कुछ आपके हिसाब से आपत्तिजनक ऑब्जर्वेशन थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन फैसला था वहाँ पर जो ओल्ड सेटलर्स हैं उनके पक्ष में था, उस पर कुछ नहीं कहा। और उसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पार्टियों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे और आपत्ति भी थी संगठनों की। इसके बाद इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इसमें यह है कि 1975 से पहले जो लोग सिक्किम में निवास करते थे उनको एक समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जो लोग बाहर रह रहे हों लेकिन उनके पूर्वज, अगर कोई भाई, पिता या कोई भी है, अगर सिक्किम में रहा है, ऐसा इस्टाब्लिश हो जाता है, तो इस इस्टाब्लिशमेंट के आधार पर वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको आपत्ति है? जिस तरह से दूसरे संगठन भी आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि एक बाहरी करार दे दिया गया था ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा लिया, वापस ले लिया, लेकिन फैसला तो वहीं के वहीं रह गया। तो अब आपत्ति क्या है कि उन लोगों को टैक्स में जो छूट मिल रही है वो न मिले या दूसरे अधिकार जो मिल रहे हैं वो न मिले, क्या ये आप चाहते हैं? ये बात नहीं है। बात क्या है? डेमोक्रेसी में देयर आर प्रोसेस एंड सिस्टम में चलना चाहिए। ये इश्यू जो है एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स का, हम उनका खिलाफ में नहीं है, ये भी सिस्टम और डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। देखिए बात क्या है, यहाँ पर ये इश्यू जो है जिसको एग्जाम्पशन दिया गया, ये लोग कौन है, लिस्ट कहां पर है? क्या ये सिक्किम के लोगों के बीच में बहस हुआ है, इसका डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है? क्या ये सिक्किम असेंबली से पास किया गया है? क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में जाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ये इश्यू सिक्किम असेंबली में बहस होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं है। तो ये लोग कौन है, इसका नक्शा कहां पर है, इसका जनसंख्या कहां पर है, ये है मुद्दा। तो ये सिक्किम एक बॉर्डर स्टेट है। अगर कल को यहाँ पर, आपको पता है, मैं बता देता हूं, आज जब पुलवामा में 40 हमारा सीआरपी लोगों का वहां पर मार्टर किया गया था, तब सिक्किम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है। देखिए तो ये क्या है ना, ये एक बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट है, इसमें ख्याल करना चाहिए। चाहे ये पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमें सौतेली माँ की बच्चों की तरह ट्रीट ना करे। हम बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट में है, हमारे बदौलत बाकी भारत में अभी चैन का नींद सो रहा है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर में गाट रहा है, बॉर्डर गाट कर रहा है, हम लोग चौकीदार की तरह हम लोग डटे हुए हैं यहाँ पर। हम भारतीय है, भारत के लिए हम जान भी दे सकता है, लेकिन हमें ऐसा व्यवहार हमारे साथ ना करे। आर्टिकल 371F का जो सैंक्टिटी है उनको बरकरार रखना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। जी, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, हम आपकी बात समझ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसमें से ये बात निकल कर आ रहा है कि आप किसी के अधिकारों को लेकर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिक्किम असुरक्षित है, कई राष्ट्रों की सीमा उससे मिलती है और उस पर आप गंभीर हैं, उसे लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और जो जिन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन मिला है वो लोग कौन हैं, वो जनसंख्या क्या है, कम से कम उसकी प्रामाणिकता जो है वो साबित होनी चाहिए। ये बात साफ नज़र आ रही है। SPYF जो सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के हमारे साथ रुपेन कार्की हैं और जॉइंट एक्शन काउंसिल के हैं केशव सापकोटा, आप दोनों भी यही बातें कहते रहे हैं कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन जो दिया गया, दूसरे अधिकार जो दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं।
अब हमारा आपसे सवाल है कि क्या वो अगर ये साबित करते हैं कि वो 1975 से पहले के निवासी हैं या कोई दस्तावेज दिखाते हैं, तो क्या इस पर आम राय बनेगी सिक्किम में? केशव सापकोटा साहब। देखिए, यहाँ पे जो सिक्किमिज टर्म जो एक दिया हुआ है, वो कैसे कहाँ से आया हुआ है, उसके लिए भी तो एक कोई मापदंड होगा। ऐसे तो नहीं कि सिक्किमिज किसी को भी बोल दिया। सिक्किमिज वो है जो सिक्किम को जो राजा के टाइम पे थे, उसमें एक जो सिक्किम सर्टिफिकेट मिला हुआ था, उसका एक 1946 में जो एक रजिस्टर्ड में जो उनका नाम दर्ता है, जो 1961 से 15 साल पहले का जो एक मापदंड है, उसमें जो नाम दर्ता है, उसमें से रेफरेंस लेके आगे उस टर्म को ये किया हुआ है, परिमार्जित किया हुआ है। और जो रेफरेंडम जो सिक्किम भारत में कैसे विलय हुआ, जो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, एट में एग्रीमेंट है, उसमें किस किस ने हस्ताक्षर किया, उस किस किस में उसका सिग्नेचर है, वो लोग सिक्किमीज है। अगर कोई भी लोग आप बोल रहे हैं कि अगर उन लोगों ने प्रमाणित कर दिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं, प्रमाणित कीजिए ना, पहले प्रमाणित कीजिए कि सिक्किमिज कौन है, पहले ये बताइए। सभी सरकार को ये बताना पड़ेगा कि भाई सिक्किमिज कौन है और सिक्किमिज के डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आता है। आप ये प्रूव करो। अगर आप प्रूव कर सकते हो, जैसे जितेंद्र साहब ने अभी बोला कि अगर उनको प्रूव कर सकते हो, उनको प्रूव कौन करेगा? आप सिर्फ नोटिफिकेशन निकालेंगे और गैजेटर बनाएंगे और बोलेंगे कि जिनके दादाजी वहां पे थे, उनके पोते यहाँ पे हैं, वो या नहीं है, वो भी सिक्किमीज है। अभी देखिए, इतना सेंसिटिव इश्यू है ये। सिक्किम एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मुझे पता है कि देश का जो आन बान और शान के लिए मैं 15 साल स्पेशल फोर्स में रह के आया हूँ। लेकिन अभी जो भारत सरकार का एक गैजेटर निकला हुआ है, जो अभी वित्तीय विधेयक बिल पास हुआ है, उसका 5 नंबर क्लॉज में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो इंडिया के ओरिजिन होना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आदमी ये इस्टेब्लिश कर देता है, उसका फादर या उसके जो भी रिलेशन वाले सिक्किम में 26 अप्रैल 1975 से पहले रह चुके हैं, अगर वो इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है, तो ही विल बी काउंटेड एज ए सिक्किमीज, बट इट इज नॉट मेंशन फ्रॉम विच ओरिजिन ऑफ कंट्री। अगर वो कल बांग्लादेश से आके, अगर वो कल अफगानिस्तान से आके, अगर कल वो कहीं और से आके बोल देगा कि अगर वो प्रूव कर देगा कि उसके पास कोई, जो सिक्किम तो पहले उस टाइम पे इंडिपेंडेंट कंट्री था, यहाँ पे काम करते हुए लोगों का अगर कुछ उन्होंने प्रूव कर दिया, तो क्या भारत सरकार मानेगी वो भी अभी सिक्किम से? जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं केशव सापकोटा जी, और हमें लगता है कि इस पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है और राष्ट्रीय बहस की ज़रूरत है। जो बातें आपने कही है वो बहुत ऊपर तक जानी चाहिए और इन मुद्दों का समाधान निकलना चाहिए। फिलहाल इस पर हम जारी हैं, हमारा कार्यक्रम जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। सिक्किम में माहौल क्यों गरमाया हुआ है, क्यों सभी पार्टियां मांग कर रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलने की? रूपेन कार्की हैं, SPYF सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेन कार्की, हमें लगता है कि इस बार हम ऑडियो ठीक कर पाए होंगे आपका। क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? चलिए, हम रूपेन कार्की जी, क्या आपके पास आवाज जा रही है हमारी? हाँ हाँ, आ रहा है, तो अभी आ रहा है। जी जी जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारा आपसे सवाल है कि जो इससे पहले जो बातें छितेन तासी साहब ने कही, केशव सापकोटा ने कही, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि इसको एड्रेस करना चाहिए। सिक्किम में एक तरफ ILP की मांग हो रही है और सिक्किम ऐसा एक छोटा प्रदेश है जो कई राज्यों और देशों से घिरा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ILP हो या इस तरह के फैसले हो जिस पर केशव सापकोटा ने कहा कि अगर एक कोई व्यक्ति अपना ये एक
निवासी जो है निवास होने का, सिक्किम में निवास होने का ये साबित कर देता है 1975 से पहले, और वो कोई बांग्लादेशी है या अफगानिस्तान का रहने वाला, पाकिस्तान का, तो क्या इस पर सरकार क्या जवाब देगी? क्या इसी तरह की आपकी भी मांग है, और आप इस मांग को आगे ले जाने के लिए आपकी अब क्या योजना होगी? हाँ, एक तो क्या है कि सिक्किम में क्या होना चाहिए वो हमें लगता है कि वो सिक्किमीज डिसाइड करे। वो सिक्किम का जो जनता है, सिक्किम का जो पीपल है वो डिसाइड करे। तो ये जो फिनेंस बिल 2023 आया, उसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 का जो 26 ट्रिपल ए में जो दो सब क्लॉज ऐड किया गया 4 और 5, वहां से वो जो केशव जी ने भी बोला कि बहुत क्लियरली लिखा गया कि उसका 26 अप्रैल 1975 आगे का जो भी यहाँ पे डोमिसाइल का प्रूफ देगा, उनका जो फैमिली का, उनका पैटर्नल वो जो रिलेशन का किसी भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो उनके लिए भी इनकम टैक्स कोड होगा। एक तो जो 13 जनवरी में जो आया था जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें उनमें इंडियंस जो दोज हु आर रिसाइडिंग इन सिक्किम प्रायर टू 26 अप्रैल 1975, ऐसा करके वो जजमेंट में वो पेश किया गया था। पर अभी क्या हुआ गया कि सोर्स जो सिर्फ इंडिया का हो या किसी जगह का हो, ऐसा क्लियरली लिखा गया नहीं है वहां पे। तो वहाँ वो अगर भूटान का किसी आदमी आके, बांग्लादेश का किसी आदमी आके, तिब्बत का किसी आदमी आके, कोई नेपाल का आदमी आके अगर बोल दिया कि हमारा भी यहाँ सिक्किम में रहने का वो प्रूफ है, डोमिसाइल का प्रूफ है, अगर बोल दिया तो क्या वो देगा सिक्किम सरकार या केंद्र सरकार क्या बोलेगा? वो भी एक बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। और दूसरा चीज, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना स्ट्रॉन्ग जमाना है, उस पे कोई आदमी अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आ गया तो हमारे यहाँ पे चेक करने का भी मशीन, वो साइंस वो है या नहीं, वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा चीज हम फर्स्ट में भी बोल रहे थे कि जो जो 13 जनवरी में जजमेंट आया था, वहां से क्या हो गया कि सिर्फ नेपाली को विदेशी टैग लगाया गया करके स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें फोकस कर गया। पर मुख्य चीज क्या था कि सिक्किम जो डेफिनेशन था वो डिस्टर्ट हो रहा था, वो उसको खंडित कर रहे थे। वो ही बहुत मतलब बहुत बड़ा बात हुआ था। उसके बाद हम सब लोग स्टेट गवर्नमेंट भी लोगों को, सिक्किम पीपल को धोखा दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वो तो एक तो वो गृह मंत्री को भी यहाँ से जेएसी के तरफ से वो रिक्वेस्ट किया था, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, सभी को किया था। फाइनली क्या हुआ कि सिक्किम जो पीपल के इंटरेस्ट के विपरीत सिर्फ 1-2% लोग जिसको टैक्स करना चाहिए था, जिसके करोड़ों का मुनाफा था, जो 1988 के टाइम में 88 के टाइम में भी जिसको वो गिफ्ट रैकेट मामला टैक्स का ऐसा इशू था, और बहुत सारे लोग जिसको टैक्स करना चाहिए था, उन लोगों को उनके इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम किया। जी और सिक्किमीज डेफिनेशन डिस्ट्रॉय करके, जी सिक्किमीज डेफिनेशन को डिस्ट्रॉय करके उन लोगों को आयकर छूट देने के वो रेंज में पूरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जी जो फाइनेंस बिल का आया क्लॉज, वो तो पूरा इसका सोर्स किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का, तो वो आ सकता है। इसलिए पूरा सिक्किम का जो डेमोग्राफी है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हम चाहते हैं, हमारे सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम की तरफ से, हम सिक्किमी लोगों की तरफ से हम चाहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए। जी जैसे फार्म लॉ को वापस किया, फार्म लॉ को इसी तरह गवर्नमेंट वापस लिया गया, इसी तरह से ये बिल को ठीक है, वापस लिया ठीक है, जाए। और लोकसभा का जो ठीक है, लोकसभा ठीक का एमपी ठीक है, वो रुपेन भी जी, हमारे तरफ से एक बार फिर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। रुपेन जी, हम छितेन तासी साहब के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको और केशव को हमारा सवाल है। आपने कहा है कि
सिक्किम की जनता ही डिसाइड करे, सिक्किमी जनता ही डिसाइड करे कि किसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलना है और ये जो है सेंटर तय ना करे। दूसरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अगर ये कहता है कि आप जो दस्तावेज लेकर आएंगे ये साबित करेंगे 1975 के पहले के वो निवासी हैं, तो इससे आप भी सहमत हैं? अगर इस तरह के कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र दिखाता है तो इस पर सब लोग राजी हैं। ये दस्तावेज किन लोगों से मांगा जाएगा? क्या सिर्फ उन लोगों से मांगा जाएगा जिन्हें कथित तौर पर ओल्ड सेटलर या दूसरा टर्म देकर हम कहते हैं, या ये अक्रॉस कम्युनिटी सिक्किम के सभी लोगों से इस तरह के प्रमाण आप चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है, जो लोग सिक्किम में राजा के टाइम पे रहे, राजा के टाइम से सिक्किम में थे, उनमें से सिर्फ भुटिया सिक्किमिज, लेप्चा सिक्किमिज नेपाली को छोड़ के अन्य कई परिवार भी ऐसे थे जिन्होंने राजा ने जो सिक्किम सब्जेक्ट या सिक्किम सब्जेक्ट प्रदान किया है उन्होंने एक्सेप्ट किया। वी आर एक्सेप्टिंग देम एज इक्वल सिक्किम एज वी आर। लेकिन जो लोग व्यापार करने के मनसाय से सिक्किम में आए पहले, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमें इस छोटे से देश का हमें नागरिकता नहीं चाहिए। देखिए, आप कभी भी दो नागरिकता आप नहीं रख सकते। इधर यू हैव टू लिव योर इंडियन दिस थिंग, और सिक्किम में से आपको उस टाइम पे लेना था, आप लोगों ने लिया नहीं। जो आज क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम हैं, और उन लोगों ने उस टाइम पे जब राजा दे रहे थे कि भैया ले लो ये नागरिकता, उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने बोला हम बड़े देश के नागरिकता हमारे पास है, हम व्यापार करने आए, हम नहीं लेंगे। तो कई परिवार ऐसे हैं अभी भी सिक्किम में जो उस टाइम पे राजा की नागरिकता लेके सिक्किम में वो कर रहे हैं, व्यापार करते थे, लेकिन उन्होंने लिया है। वो उनको तो हम सवाल नहीं कर रहे हैं ना, हम सवाल इनको कर रहे हैं जिन्होंने पहले यहां से नागरिकता नहीं लिया। अभी आप बताइए मुझे, यहां पे सवाल आता है, सिक्किमीज जो थे वो इंडियन हुए थे, अभी सिक्किम सब्जेक्ट देने के लिए कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि राजा ने दिया था ना ये। अब तो राजा है ही नहीं, और हम लोग सिक्किम के साथ, भारत के साथ मर्ज हैं, भारत के 22 राज्य हैं। अभी भारत के सिक्किमीज कैसे हो सकते हैं? यहां पे तो सिक्किमीज भारतीय हुए थे। ये तो ट्रीटी है ना, जो ट्राइपेडल एग्रीमेंट है, वो तो भारतीय सिक्किमीज अपने जमीन के साथ भारत में आए थे। लेकिन अभी इतने साल बाद जाके वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी सिक्किमी होंगे। तो आपके पास जो मैकेनिज्म ही नहीं है सिक्किमीज, उनको सिक्किमीज प्रूव करने का, तो वो सिक्किमीज कैसे होंगे? अगर वो सिक्किमीज होंगे तो फिर उनको तो भारत का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि हमारे पास तो पहले भारत का नागरिकता था नहीं, हम सिक्किम के नागरिक थे। सिक्किम के नागरिक राजा ने जब भारत के साथ विलय हुआ है, उस टाइम पे हम राजा के नागरिक लेके भारत में आए हुए हैं। अभी इंडिया के नागरिक या तो आपको पहले वो छोड़ दो, फिर सिक्किम का नागरिक, जो मैकेनिज्म ही नहीं है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे? ये मेरा सवाल है जी। तो आपका जो सवाल है कि सिक्किमीज भारत के हुए, भारत वाले सिक्किमीज कैसे हो सकते हैं, इसी सवाल पर हम रुकेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सीधे चलेंगे छितेन तासी साहब के पास और इस सवाल का उत्तर भी लेंगे। ब्रेक बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चर्चा सिक्किम पर। छितेन तासी साहब हमारे साथ हैं। छितेन तासी साहब, काफ़ी गंभीर सवाल है जब हम ये बात करते हैं कि कौन राज्य का निवासी है और कौन राज्य का निवासी नहीं है, और उसमें भी जब अधिकारों की बात आती है तब तनाव फैलता है, और वही स्थिति आज सिक्किम में देखने को मिल रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है? हम एक तरफ देखते हैं कि 371F के तहत सिक्किम को सुरक्षा कवच प्रदान है, सुरक्षा कवच मिला हुआ है, कोर्ट भी उसका बचाव करेगा और उसके तहत ही फैसला करेगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय नागरिकों का सवाल है, तो भारतीय संविधान के अनुसार ही भारतीय नागरिकों के भी अधिकार सुरक्षित है। ऐसे में एक बीच बचाव का रास्ता निकालना होगा। सिक्किम में जो इस वक्त हालात हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि NRC कराने की भी एक तरह से
बातें आ रही है, ILP की मांग उठ रही है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव है और सरकार भी आपकी बातें को सुन रही है, किस तरह के कदम सरकार को उठाने चाहिए इस वक्त? अभी ये जो कुछ हुआ है ये सरकार का गलत काम से हुआ है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सब प्रावधान है कि अंदर का कौन है, बाहर के कौन है। बल्कि जी, सिक्किम के लिए, सिक्किम कब से भारत का 22वां अंग बने हैं? 26 अप्रैल 1975 साल से। तब क्या दिया गया? उस समय तक हम लोग सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर थे। तब उसी सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर को सिक्किम सिटीजनशिप ऑर्डर 1975 दिया गया है। उस दिन से हम लोग भारतीय बने हुए हैं। तो ये भारतीय लोग सिक्किमीज नहीं बने हुए। मैं, मेरा दो पैनलिस्ट जो दोस्त बता रहे थे, केशव जी और हमारा रुपेन कार्की जी, कि सिक्किम का जो जितना मुद्दा है डिसीजन सिक्किमीज करना चाहिए बोलकर, ये सही बात बोला उन्होंने। मैं उनको समर्थन करता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी का परिभाषा क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब सिक्किम में बाय द सिक्किमीज, फॉर द सिक्किमीज, ऑफ द सिक्किमीज होना चाहिए। और यही है, क्योंकि हमारे ये हक अधिकार, हम अगर नागालैंड में जाने से, महाराष्ट्र में जाने से हमको शिव सैनिक लोग आने देंगे? नागालैंड में जाने से हमें आने देंगे वहां पर? तो ये सवाल होता है। हम देखिए भारतीय, हम मानते हैं, भारतीय होते हुए भी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हमें आर्टिकल 371 जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ये देते समय हमारा राजा, सिक्किम का राजा अभी भी 13वां राजा जिंदा है सिक्किम का। देखिए सिक्किम का MLA लोग ने उनको 1992 में बनाया गया है, 1982 में राज शासन में रखा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं? यस, उनका पावर नहीं है अभी, क्योंकि जनता के हाथ में पावर आ गया है, लेकिन हमारा राजा ने अभी तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन पर साइन नहीं किया है, जैसा जम्मू एंड कश्मीर का राजा हरि सिंह ने किया है। हमारे राजा ने किस चीज पर साइन किया है? 8 में एग्रीमेंट पर साइन किया है। अगर हम लोग भारत का 22वां अंग बने हैं तो इसमें कंडीशनल मर्ज है हमारा। तो ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट को पता होना चाहिए। हम लोग हमारे अपने सिक्किम के अपना होम टाउन में हमें रिफ्यूजी ना बनाए, मेरा ये उम्मीद है। अभी हम क्या बोलना चाहते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 13 जनवरी में, तब हमारा सिक्किम में नेपाली वासी को जो फॉरेनर्स टैक्स लगाया गया था, उसको अमित शाह जी का, हमारा होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का हस्तक्षेप से उसको भी एक्सपंज किया है। लेकिन वहां क्या छूट गया है? छूट गया है जो सिक्किमिस टर्म जो एक्सपंज किया है वो छूट गया है। और हम और एक बार अमित शाह जी को 2 हाथ जोड़ के हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सिक्किम के लोगों से डायरेक्ट बात करें आप, क्योंकि सिक्किम का पॉलिटिकल पार्टी लोग ये बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका राजनीति वोट बैंक का राजनीति होता है। वो सबको खुश रखना चाहता है। ये खुश रखने का ये सिलसिला में ये सब काम नाजायज काम हो रहा है यहाँ। और ये देखिए, ये फिनांस बिल ने केवल सिक्किमीज का दिल नहीं तोड़ा है, लेकिन यहां पर नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो रहा है अभी जी। क्योंकि जो प्रावधान डाला गया है वो कहां के रंगिया का मुस्लिम लोग तो नहीं है, बांग्लादेश का मुस्लिम तो नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे कौन है ये लोग? तो ये सब है ना, देखना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हम वही निवेदन करता है कि हमारा साथ बायलैटरल टॉक हो केंद्र सरकार का। हम पूरा क्या है, देखिए हम भारतीय है, हम तिरंगा झंडा को अपना सीने में लेकर चलते हैं, हम लोग जनगण मन को दिल में लेकर चलते हैं हम लोग। चाहे हम लोग क्यों ना हम लोग बॉर्डर स्टेट का लोग हो, हमें क्यों ना हमें केंद्र का लोग हमें दूसरे नजर से देखे, लेकिन हमारे में भारतीय खून है। तो इसलिए हम ये सब कह रहे हैं। हम हमारा तो वही है, नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है कल को, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जी। तो ये सब है, सीरियसनेस आना चाहिए। मैं वही आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें सुने, बुलाए दिल्ली में। पॉलिटिकल पार्टी लोग करने वाला नहीं है ये सब। अगर करते तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं आते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रखते समय ये सब आर्टिकल 371 का प्रोविजन का बातें क्यों नहीं रखा? RC पौडेल का केस है, अहमदी एस्टैब्लिशमेंट रूल 44 1974 का केस है, ऑल इंडिया पंथर पार्टी का केस है। ये सब का लाइन में बात ही नहीं किया। सिक्किम सरकार का जो एडवोकेट जनरल है उसने पिटिशनर का उसको सपोर्ट किया, उसने NOC बोला है, NOC दिया है। तो ये सब बातें है ना, तो मिसगाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को मिसगाइड किया गया है, पार्लियामेंट को मिसगाइड किया गया है सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूं। जी चितन साहब, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, आप मांग भी कर रहे हैं, और सिक्किम को एक विशेष प्रावधान प्राप्त है 371A,
और जिसके तहत कई अधिकार सिक्किमीज जो वहाँ के लोग हैं उनको प्राप्त है और सिक्किम राज्य को प्राप्त हैं। और केंद्र सरकार से आप नाराज़ हैं क्योंकि केंद्र सरकार आपके हिसाब से आपकी बातें नहीं सुन रही है। लेकिन जब अधिकार प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है सिक्किम को, तो क्या आपको लगता है कि उन प्रावधानों का अनुपालन या उनको लागू ठीक से नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उन प्रावधानों में अपने आप में ही वो सारे रूल्स और कानून आपके पक्ष में बने हुए हैं जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या आप इसे मानते हैं? आपने सही कहा, ये जो प्रावधान को अनदेखा कर रहा है ये लोग, क्योंकि ये लोग राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का बात कर रहा है। सिक्किम में देखिए राइट टू इक्वलिटी लागू नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 371F में देखिए हमारा सिक्किम में भुटिया लेप्चा कम्युनिटी को असेंबली में सीट रिजर्वेशन दिया गया है। धर्म के नाम पर बुद्धिस्ट धर्म के भी सीट रिजर्वेशन दिया गया है। भारत में कहां पर है? क्योंकि ये क्यों किया है? क्योंकि ये सब टर्म्स ऑफ मर्जर का बात आता है। हमारा राजा और भारत का प्रतिनिधि और सिक्किम का जितना राजनीतिक पार्टी मिलकर के त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया है। इसके आधार पर इसका जितना भी क्या बोले उसका स्पिरिट और सोल, आत्मा जो है इसका आत्मा आर्टिकल 371 में है, तो इसको अनदेखा कर रहा है। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार और एक बार ध्यान से इसको देखे और जो गलत किया है इसको करेक्शन करे। जी चलिए, अब राजनीतिक रूप से इसका समाधान क्या हो इसके ऊपर जान लेते हैं। हमारे साथ जो SPYF के रुपेन कार्की हैं और केशव सापकोटा हैं, इन दोनों से हम जानेंगे कि अब जो पार्टीज की स्थिति है, जो राजनीतिक रूप से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, वहाँ पर क्या आप कमज़ोर हो रहे हैं? हमने देखा है कि विपक्ष सिक्किम में काफ़ी कमज़ोर है और जब से ये 13 जनवरी का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने ऑब्जर्वेशन को कम से कम वापस ले लिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि दो पार्टियों के बीच में जमकर लड़ाई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था और सिक्किम में हमने देखा काफ़ी खून खराबा, जो सिक्किम राज्य गठन होने के बाद पहली बार ऐसा देखा गया था। STF के कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई और इसी तरह के आरोप SKM ने लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष कमज़ोर है? क्योंकि आप जब तक विधानसभा या लोकसभा में अपनी बातें ठीक से नहीं रखेंगे तो आपकी बातें कम सुनी जाएंगी। आपका प्रतिनिधि, जैसा कि केशव सापकोटा कह रहे थे कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि आपको राजनीतिक रूप से और मजबूत होने की ज़रूरत है और इसका एक मुख्य कारण जो है कमज़ोर विपक्ष भी है? केशव सापकोटा साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले क्या होता था, आज से कम 20-25 साल पहले गाँव में आपने भी कभी देखा होगा, गांव में बच्चे लोगों को स्कूल जब आप भर्ती करते थे ना, स्कूल में जब लेके जाके स्कूल में नाम लिखवाते थे, जिनके माँ बाप अनपढ़ होते थे, वो लोग क्या करते थे, स्कूल में ले जाके टीचर्स को बोलते थे कि जब टीचर्स पूछते थे इसका नाम क्या है, तो वो गांव के नाम बोलते थे, कोई लल्लू बल्लू कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर माँ बाप अपने बेटे का नाम ढंग से नहीं रख पाए तो टीचर क्या करता था, वो अपने हिसाब से बच्चे का नाम लिख देता था रजिस्टर पे, और वही रजिस्टर का नाम ऑफिशियली बन के उस बच्चे के साथ जिंदगी भर रह जाता था। सिक्किम में भी वही हो रहा है। सिक्किम का केयरटेकर कौन है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो केयरटेकर कौन है, वो है सांसद में, जो विधानसभा में। अगर विधानसभा के लोग सिक्किम का परिभाषा परिमार्जित नहीं कर सकते हैं, सिक्किम में कौन सिक्किम है उस चीज को आप परिमार्जित नहीं कर सकते हैं। इफ यू कैन डिफाइन योर पीपल इन योर हाउस, देन द सेम थिंग विल हैपन। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी दलीलें आई, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, दलीलों पे बहस होती है। जब आपकी बारी आई दलील रखने की, तो आपने चिदन तहसीब ने जैसे पहले बोला कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, बोला भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। वही चीज उठा के आपने लोकसभा में डाल दिया। लोकसभा में हमारे MP साहब को पता ही नहीं वो क्या रहा है। तो 8 अप्रैल को आप क्या योजना बना रहे हैं? आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे? क्या जन जागरण आपका रहेगा 8 अप्रैल को? देखिए साहब, 8 अप्रैल को हमारा जो रैली है, वो रैली विशेषकर किसी की पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी दल के विरुद्ध नहीं है। ये जो सिक्किम में, अब एक और चीज समझिए, भारत सरकार ने प्रावधान दिया है सिक्किम को,
जैसे आपने कंडीशन ऑफ मर्जर में 371F दिया था, वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं अभी। भारत सरकार ही तोड़ रहा है ना। जी। और भारत सरकार तो हमें दिए हुए प्रावधान को तोड़े तो हम लोग उसका प्रतिवाद भी नहीं जना पाए। क्या ये प्रजातंत्र है? उसी प्रजातंत्र प्रणाली के तहत हम लोग 8 अप्रैल को सिंगताम में एक भव्य सारे सिक्किम का एक भव्य रैली आयोजन कर रहे हैं। वहां पे जैक पब्लिक का वॉइस है, पब्लिक का कॉमन वॉइस है जैक। और वहीं पे पब्लिक के आगे हम ये सब सारे चीजें रखेंगे। उस टाइम पे पब्लिक जो निर्णय लेगी हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है रुपेन कार्की साहब, हमारे पास समय कम है। क्या आप 10 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, उसका इंतजार करना चाहते हैं या आप इसी तरह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे? क्या योजना होगी आपकी? नहीं, एक तो क्या है कि जो सरकार असेंबली में बहुत बार मीटिंग किया, बहुत बार वो डिस्कशन किया, पर सिक्किमीज डेफिनेशन के लिए ऐसा काम कुछ भी काम नहीं किया। तो हम गवर्नमेंट को अभी भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारा एक ही भरोसा है कि जनता, पीपल ऑफ सिक्किम, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो संघर्ष, जो हमारी स्ट्रगल, जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा जारी रहेगा। ये 10 का 15 का ये तो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है सरकार की तरफ से। हम एक चीज बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को भी और सिक्किम सरकार को भी, हम हमारी तरफ से, सिक्किम की तरफ से कोई दया, कोई 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 दया हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नहीं मांग रहे। हमारा सिक्किम का जो हिस्ट्री है, यूनिक हिस्ट्री, उसको केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। हम सिर्फ हम ऐसा नहीं चाहते कि हमको वो दया कीजिए, हमको हमको हमारा बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे। हम इतना ही बोल रहे कि जो सिक्किम का डेफिनेशन है उसको मत, वो चलाना ही नहीं है। हम हमारे तरफ से यही बोलना चाहते हैं कि जो सिक्किमीज लोग चाहते हैं, 1975 के पहले तो एक देश था, एक राष्ट्र था। हमने वो वोट देके, वो जनमत संग्रह करके भारत में हम गए। तो हमारा कुछ यूनिक आइडेंटिटी का 371 का जितना भी हमारा यूनिकनेस है, वो एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल से एक हिस्ट्री का वो रिजल्ट है। इसको सिर्फ एक फैसिलिटीज, एक दया की तरफ से देखा ना जाए। जी, हम केंद्र सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट या राज्य ये सरकार से चाहते या सुप्रीम कोर्ट से आप दया नहीं मांगते हैं, आप अपने अधिकार मांगते हैं और जो आपको अधिकार मिला हुआ है, संविधान ने दिया है, उसी की आप रक्षा चाहते हैं। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जो कहना चाह रहे थे वो आप सब कुछ कह पाए। हालांकि सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि सभी पक्ष इसमें शामिल हो और सिक्किम में जो कुछ चल रहा है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाए। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।